नमस्ते मित्रों, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं आपको दिख रहे होंगे टीवी चैनल पे, उनका अरे यूट्यूब चैनल पे मुजफ्फर भाई ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, वेरी डिस्टिंक्ट यूट्यूबर, एनालिस्ट, और आप जिसको कह लीजिए कि काफ़ी खुली खुली बातें करते हैं, बेधड़क बातें करते हैं, मूछ पे ताव दे करके बातें करते हैं। सो मुजफ्फर सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, आपका आपने इनवाइट किया और हमेशा से बड़ा अच्छा लगता है जब आपके शो में हम आते हैं या आप हमारे पास। हम नहीं समझते, जैसे कि आप इस चीज़ को भी आप कहते हैं कि जी ऐसे नहीं कहना कि ये मेरा चैनल है, वो आपका चैनल है, हम दोनों के चैनल ही एक दूसरे के चैनल है। तो रोहन सर बहुत अच्छी बात करते हैं, आप भी बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, तो आप दोनों से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी, और आपसे हमें सीखने को मिलता है, इसमें भी कोई शक नहीं है मुजफ्फर भाई। तो और दूसरी तरफ हमारे साथ है भारत के मूर्धन्य पत्रकार एंड न्यूज ब्रेक्स विद इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। तो रोहित दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो। नमस्कार। 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 गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। हाँ, गणपति बप्पा मोरया, ऊर्जा मोरिया। वर्षी लोकन्या। अच्छा, बिना किसी अड्यू के पहले तो मैं ये जो न्यूज है वो अपने दर्शकों के साथ शेयर कर दूं कि हुआ क्या है। पाकिस्तान की जो विमेन फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी बिजनेस फैमिली एस्केप्स पनिशमेंट इन रोड रेज केस आफ्टर विक्टिम्स फैमिली forgives her. Natasha Danish from an influential business family hit paper seller Imran Arif and his daughter Amna Arif, a private firm employee, as they rode a motorcycle पे। यानी नताशा जी ने जो है इमरान आरिफ को और उनकी बिटिया अमना आरिफ जो कि मोटरसाइकिल पे बैठे थे उनको पीछे से ठोका और वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। Relatives of father-daughter duo have forgiven a female from a wealthy, influential Pakistani family who ran down a luxurious SUV over them, her lawyer said on Friday. तो वो चूंकि ये तो ऑन कैमरा था, कुछ इसमें ट्रायल होने के लिए बहुत ज्यादा बचा नहीं था फैक्ट को स्थापित करने के लिए, मगर उस पाकिस्तानी परिवार ने जिनके की पिता और बेटी की दुर्भाग्यवश दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनको उनके परिवार ने माफ कर दिया, यानी कि विक्टिम्स की फैमिली ने माफ कर दिया। सो इसी पे हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम मुजफ्फर भाई। सो मुजफ्फर भाई, कैसे देखते हैं इस चीज को आपकी? वो लड़की तो पूरे सिस्टम को धता बताती गई। फर्स्ट डे भी शी वॉज शोइंग मिडिल फिंगर और उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, जैसे कि उसको पता था कि ये आउटकम है। एंड तो मुझे बड़ा हैरानी हुआ ये देख करके। आप इसको कैसे देखते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर आपने सिस्टम की बात की, तो सिस्टम तो यहाँ पर है ही नहीं। जिस दिन ये वाकया हुआ था और वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, तो ये तो वहाँ से भागने की कोशिश करी थी। चंद नौजवानों ने इसको वहाँ पर काबू रखा। अगर वो लोग भी ना आते तो ये पकड़ी नहीं जानी थी। ये जो हमें पता चला है कि ये थाने के अंदर बंद है, ये वहाँ पर भी इसको वीआईपी जो सहूलियात दी जा रही थी। लेकिन उस दिन, शायद अगले दिन, जब हमने एक वीडियो शायद आपके साथ की थी या हमने आपस में भी डिस्कस किया था कि ये चंद दिन से ज़्यादा इसको अपनी कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, तो वही हुआ। उसको बचाने के लिए हमारा जो एक बचा कुचा सा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, वो बजाय ये कि मजलूम के साथ खड़ा हो, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़ा हो, तो वो इनके साथ जाके खड़े हो गए वहाँ पर और उनको मशवरे देने लगे। एफआईआर के अंदर भी जो चीज़ें रखी गई वो भी ऐसी रखी गई कि इसको फ़ायदा हो, और जो केस भी जो बनाया गया वो भी इंतहाई कमज़ोर बनाया गया। ऊपर से बताया ये जा रहा है, उसको बोला कि जी आप उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दो। वहाँ पर फौरी तौर पर लायर ने उनको मशवरा दिया कि आप उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर शुरू कर। आपने देखा कि उसने मिडल फिंगर भी उठाई और ये इस तरह किया और हंसती रही। वो असल में हम जैसे जो पाकिस्तान के मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं, उनकी किस्मत पर हंस रही थी कि ये देखें कि मैंने दो बंदों की जान ही ले ली और मैंने क्या कर दिया। तो इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं। इस तरह के जो लोग हैं, ये मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड है, गुल अहमद नाम का ब्रांड है, कि जो फीमेल के जो ड्रेसेस बेचता है, ये हज़ारों रुपए का
लाखों रुपए के ड्रेस होते हैं कि जो ये प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेल के ड्रेस है वो भी हजारों में होते हैं। तो ये एक फेमस है और ये अरबोंपति लोग हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो अरबोंपति अगर कोई बंदा है तो उसके लिए इंसानी जान की अहमियत दी। हमने इस तरह के जो केसेस हैं पहले भी देखे, ये पहला केस नहीं है पाकिस्तान के अंदर के जिसमें इस तरह मार के वो आराम से वो सुकून से बाहर आ गए और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारे। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हमने शाहजेब का एक केस देखा कि जिसकी बहन को जो है वो कुछ नौजवान तंग कर रहे थे, उसने समझाया कि आप मेरी बहन को ना छेड़े, तो उसको वहां पर ही मार दिया गया, उसके बहन के सामने उसको मार दिया गया। और कुछ माह के अंदर अंदर वो जो लड़का था वो बाहर आ, शाहरुख जितोई उसका नाम था, वो बाहर आ गया और मामला ठीक हो गया। एक नाजम जोखियो था कि जो उसने एक बोला कि जी आप इस इलाके में शिकार क्यों खेल रहे हैं, ये ममनुआ इलाका है, इसमें आप शिकार नहीं खेल सकते। तो उसको वहां से वडेरा सा भगवा करके ले गए। उसने वीडियो भी बनाई कि मुझे ये देखें ये कर रहे हैं, सारा मुकम्मल प्रूफ। चंद माह के बाद वो वडेरा साहब भी बाहर आ गए। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक कॉमन और नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अप्रोच है, आपके जो सारी ये चीज़ें फिर आपके हक में होंगी, आपके हक में दलाइल होंगे, पुलिस भी आपके हक में काम करेगी, हमारी जुडिशरी भी आपके लिए काम करेगी, पूरा का पूरा सिस्टम आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। तो मुझे कतन कोई हैरानी नहीं हुई, मुझे अफसोस हुआ है कि जब दुनिया इस वक्त सिविलाइज है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आगे की सोच है कि लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, और इस तरह का जो जुल्म और सितम कहीं पर भी होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, और वहाँ के जो सिस्टम उसका निज़ाम है वो जो है वो मजलूम को इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम करता है। तो हमें यहाँ पर तो ये होता है कि हमें पता है कि ये जालिम को बचाने के लिए सिस्टम यहाँ पर काम करेगा, वो हमारी अदलिया हो, हमारी पुलिस हो, या हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग इसके ऊपर भी नहीं आवाज़ उठाते कोई कि यहाँ पर अगर कत्ल हुआ, क्योंकि ये फंडिंग करते हैं, जो सिविल सोसाइटी को भी ये इस तरह के लोग फंडिंग करते हैं, और ये बाकी पता नहीं क्या क्या मामला इन लोगों के चल रहे होते हैं कि वो किसी को भी खरीद, पाकिस्तान के अंदर आप किसी को भी खरीद सकते हैं, लेकिन हर बंदे की एक कीमत है कि कोई 2000 रुपये बिक जाता है और कोई 2 करोड़ में बिक जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है हमारे लिए कि जो हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे सिस्टम को इसने नंगा किया, एक दफ़ा फिर नंगा कर दिया कि ये देखें कि इस मुल्क के अंदर जो है वो जालिम जो है वो जो मर्जी कर ले, लेकिन मजलूम के साथ कोई खड़ा नहीं। रोहित दादा, यही चीज आपसे कि भाई हमारे यहाँ कहा जाता है कि शरिया लॉ हो जाएगा तो इंसाफ और पता नहीं क्या क्या हो जाएंगी और मजलूम जो है वो बड़ा हो जाएगा, ये तो उल्टा ही हो गया। अच्छा नहीं, पाकिस्तान को एक बात समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान को डेवलप करना है क्या, क्या पाकिस्तान को फॉरवर्ड आगे चलना है क्या? क्योंकि टाइम होता है ना, हर चीज का टाइम होता है, हर कानून का एक टाइम होता है। एक टाइम था आज से हजारों साल पहले जब कैलेंडर ठीक से बना नहीं था, तो उस समय कभी किसी महीने किसी साल 250 साल का दिन होता था, किसी साल 250 दिन का साल होता था, किसी साल 300 दिन का होता था। तो वो उसको ठीक से बनाने में लोगों की मेहनत लगी, लोगों ने बनाया, तो अब ये कानून बन गया कि ये कैलेंडर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक टाइम हुआ करता था जब सूद लेना ठीक नहीं था, सूद लेना बोलते थे, सूद लेना हराम है, इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन इंटरेस्ट पे लोन लेता है पाकिस्तान। IMF बोलता है मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा, इतना इंटरेस्ट लूंगा, पाकिस्तान लेता है, राइट? तो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो 1000 साल 1500 साल पुराने कानून से हम नहीं चला सकते कंट्री को। ये शरिया के कानून में लिखा है कि फैमिली वालों ने माफ कर दिया तो आप माफ कर दीजिए, क्योंकि वो उस जमाने का कानून था, सही था गलत था, उस जमाने के हिसाब से सही था, आज के हिसाब से गलत है। इंडिया में या पूरी वर्ल्ड में मर्डर का केस जो है वो गवर्नमेंट लड़ती है, उसको कोई इंडिविजुअल या उसके फैमिली वाले वापस भी ले ले तो भी नहीं हो सकता वो वापस, क्योंकि वो केस गवर्नमेंट लड़ रही है। ये समझने वाली बात है, ये पूरा गेम है। ये इस चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान को वोट्स की इतनी चिंता है, या पाकिस्तान के आर्मी को किसी चीज की चिंता नहीं, पाकिस्तानी आर्मी तो कोई कानून नहीं पढ़ता। जब भाई क्या मुशर्रफ को जेल हुई मर्डर की? नहीं हुई।
इसी इसी सारे कानूनों को, लूप होल्स को लेकर के, और पाकिस्तानी आर्मी के लोग और आईएसआई के लोग वो सारे के सारे अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है, उनकी अपनी, वो अपना कानून चलाएं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समाज में क्या कानून चलेगा, ये भी तो देखने वाली बात है। समाज में वो कानून जो आप गवर्नमेंट, मर्डर हुआ है, एक आदमी मरा है, और आप इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीथिंग, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट अगर आप चला रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो भी मर्डर पड़ता है। आपको पर मर्डर पड़ रहा है, फिर भी आप गलत काम, फिर भी आप छोड़ देते हैं। ऐसे कौन छोड़ सकता है, कैसे छूट सकता है, कैसे छूट सकता है कोई आदमी? सब हेरा फेरी है, सब गड़बड़ है, और कानून को मिसयूज किया जा रहा है। ऐसे लोग, क्या कानून में ये लिखा है कि आप ड्रग्स पिए? तो ड्रग्स पीने की या शराब पीने की वो भी देनी चाहिए थी ना। अगर आपने कानून का एक लूप होल यूज किया कि फैमिली वालों ने माफ कर दिया तो माफ कर दिया, तो एक ड्रग्स लेने के लिए भी तो कानून है वहां पे, शरीयत में, उसकी भी तो सजा थी, वो सजा क्यों नहीं दी गई? शराब पीने की सजा क्यों नहीं दी गई? ये सब, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम उस चीज की को साबित कौन करेगा रोहन सर? उस चीज को साबित क्यों कौन करेगा? हमारे जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास से शराब की बोतल पकड़ी गई थी, शराब की बोतल, मीडिया के सामने। बाद में वो साबित क्या हुआ जी, शहद की बोतल थी। तो इस चीज को साबित कौन करेगा कि उसने शराब पी हुई थी या उसने कोई ड्रग ली हुई थी? ये भी मसला है ना यहाँ पर, कि हमारे कोई एविडेंस जो है उसको तब्दील करना मामूली सी बात है। आप शराब पकड़ के पी रहे हैं, आपको पकड़ा गया है, आपके कैमरा भी आपके सामने, सारा कुछ सामने, और बाद में क्या हुआ जी, वो कह रहे कि नहीं जी, वो जो उसके पास जो शराब की बोतल नहीं थी, उसके पास तो शहद की बोतल थी। तो ये हम देखें ना, ये कितना, अब के मीडिया भी वहां पर मौजूद है, वहां पर पुलिस भी मौजूद है, वहां पर हर चीज मौजूद है, और शराब की हालत में, नशे की हालत में जो बंदा पकड़ा गया है, वो बाद में वो रिपोर्ट जब आई, नहीं जी नहीं, इसने नशा नहीं किया हुआ था, इसके पास तो शहद था। वो शहद की बोतल साथ में क्या कर रहा था लेके? तो ये पाकिस्तान है, ये इंडिया नहीं है। आप जो बातें कर रही हैं वो इंडिया में ऐसे पॉसिबल है कि इंडिया में अगर कोई सबूत है या सारी चीजें, तो वो उसको सजा हो सकती है। यहाँ पर तो सबूत चेंज हो जाते हैं, सारा कुछ तब्दील हो जाता है। मैं केस का नाम नहीं लूंगा, एक केस था, बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। उस केस में एविडेंस, क्योंकि उसके आदमी जो 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 एक्यूज था, उसके फादर जो थे वो बहुत बड़े ऑफिसर थे, पुलिस में। तो उन्होंने क्या किया, टैंपरिंग करवा दी, सबूत चेंज करवा दिया। जज ने इंडिया अपने की बात कर रहे जजमेंट में हैं बोला, आप? इंडिया की बात बिल्कुल करें पाकिस्तान? इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। जी, जज, फ्रेम चेंज मैं करें केस का नाम, अभिषेक सर, फ्रेम। मैं मैं केस का नाम ले लेता हूं, प्रियदर्शनी मट्टू केस नाम है। जज ने अपने जजमेंट में बोला कि मैं इस आदमी को माफ कर रहा हूं, मैं इस आदमी को छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका बाप एक बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर है, और इसके बाप ने ये जजमेंट ये करा दिया। इसके बाप ने अपना रसूख यूज करके सारा एविडेंस टैंपर करा दिया, और मुझे इसे छोड़ना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गई, और उसके बाद सीबीआई ने केस लिया, और सीबीआई ने पूरा प्रूफ दिया, उसको फांसी की सजा हुई। फांसी के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उसको उम्र कैद हुई आदमी। अगर टैंपरिंग होती है और पुलिस करती है, तो हमारी जुडिशरी ऐसा बड़ा डंडा मारती है सबको। जुडिशरी, आप समझिए, देखिए एक चीज समझिए, हमारी जुडिशरी जो है बड़ी ईमानदार जुडिशरी है, और ऐसी जुडिशरी है हमारी कि मतलब वो जुडिशरी प्राइम मिनिस्टर को खड़ा कर दे लाके, किसी की परवाह नहीं करती वो जुडिशरी। हमारी जुडिशरी ने मतलब जितने भी ऑफिसर्स थे, जिन्होंने सीबीआई, उसमें सीबीआई इंक्वायरी पहले से थी, माफी चाहूंगा, सीबीआई इंक्वायरी पहले से थी। उसमें सीबीआई के ऑफिसर्स ने ही वो रिपोर्ट्स दी थी, गलत रिपोर्ट्स। सीबीआई के ऑफिसर्स के रिकॉर्ड में लग गए वो जो जजमेंट था, और उस आईपीएस ऑफिसर के रिकॉर्ड में लग गया जजमेंट। उनको आगे प्रमोशन नहीं मिली। उसके बाद सीबीआई ने दोबारा केस तैयार किया, और अब की बार ऐसा फुल प्रूफ तैयार किया कि फांसी की सजा हुई। और दोबारा फिर वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट में फांसी की सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, सीबीआई ने फिर से स्ट्रॉन्ग केस तैयार किया, अब की बार उम्र कैद मिली। तो ये, अगर शहद की बोतल को, अगर दारू की बोतल को शहद दिखाओगे इंडिया में, जिस पुलिस वाले ने दिखा दिया, जो हमारे यहाँ जजेस ना, एक बार लिख देना एसएचओ को लेके आओ, अगले दिन पुलिस ही उठा के एसएचओ को ला देगी।
इतना तो रखती है, हमारी जुडिशरी है भाई साहब। जुडिशरी के पास जो पावर्स हैं, और जुडिशरी अपनी पावर्स को खराब एक्सरसाइज भी नहीं करती, गलत एक्सरसाइज कभी नहीं करती। जो हो, जुडिशरी एक बार में अगर मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, जज की और लॉयर की बहस हो गई और जज साहब नाराज हो गए। सिर्फ एक बार लॉयर ने बोला कि सर मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं क्लाइंट के लिए लड़ रहा हूं, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। जज साहब बोले डन, क्लाइंट को जस्टिस हम देंगे, आपने जो बहस की ये गलत थी, लेकिन क्लाइंट के लिए जज साहब ने सारा केस ठीक से सुना और फिर जजमेंट दिया। तो ये होता है, दिस इज। और आप यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे केसेस हैं, आपको मिलेगा जुडिशरी हमारी किस तरीके से काम कर रही है। बहुत स्ट्रांग है हमारी जुडिशरी एंगल से। लेकिन मैं पाकिस्तान की जुडिशरी पे बोलूंगा कि अभी तक अगर इंडिया में ऐसा हो गया तो मैं आपको बताऊं क्या होता। हमारी जुडिशरी ने उसको सुओ मोटो उठा लिया होता। ये अखबार में ये छपा है कि दारू की बोतल थी, तुम शहद की कैसे बता रहे हो, आ जाओ पहले हम तुमसे बात करेंगे। ये तुम्हें वीडियो में क्या दारू की शहद की दिख रही है? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चला गया होता कोर्ट में, या किसी ना किसी ने सुओ मोटो उठा लिया होता। जजेस, मैं बताता हूँ, जनरल मुशर्रफ आ रहे थे, नेहरा वाली हवेली के बाहर 2-3 कमरे थे जिसमें बच्चे रहते थे, दो बच्चे रहते थे, शायद एक पेरेंट्स भी होंगे। उनका वो पूरी हवेली को रिस्टोर करने के लिए उनका कमरा गिरा दिया गया, वो बेघर हो गए। ठीक है, जज वो आए, मुशर्रफ साहब अपना वो विजिट करके चले गए। जिस दिन मुशर्रफ साहब की विजिट खत्म हुई, उससे अगले दिन हमारे हाई कोर्ट ने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से एक, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, सुओ मोटो केस उठा लिया कि बच्चे बेघर कैसे हुए, जरा ये बताओ पहले तुम। वीआईपी मूवमेंट थी, मानते हैं, लेकिन बच्चे कैसे, हम अपने बच्चों को कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं? इतनी सेंसिटिव जुडिशरी है ना, इतनी ऐसी जुडिशरी है ना हमारी। तो मतलब पुलिस को आगे पीछे 1 मिनट में करते हैं, तो हमारे तो पुलिस कमिश्नर्स आगे पीछे नाचते फिरते हैं जुडिशरी से। तो ये तो कुछ नहीं। और ऐसी जुडिशरी है जो कभी भी अपनी पावर्स को गलत यूटिलाइज नहीं करती। मिसयूज ऑफ पावर्स मैंने जुडिशरी की तरफ से कभी सुना ही नहीं है। देखना तो बहुत दूर की चीज, किसी ने आज तक आरोप नहीं लगाया कि यहाँ जुडिशरी ने अपने मिसयूज किया पावर। ऐसी जुडिशरी तो हमारी जुडिशरी जो है वो मेरे ख्याल में दुनिया की 125-30वें नंबर पे है, मेरे ख्याल में इतना ही होगा, इससे भी नीचे हो सकती है। और उसके साथ साथ एक जो सोच पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई ऐसे लोगों से को जानता हूँ कि जिन्होंने ये काम भी किया है। वो ये कहते हैं कि हम जो एक वकील करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है वकील करने की, हम जज कर लेते हैं कि जिस जज के पास आपका केस लगा सीधे उससे जाके मिलो और उससे बात करो और उसको बोलो भाई कितने पैसे लोगे आप, मेरे हक में फैसला करना है। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, कुछ उनका काम ही ये है कि वो जो जब भी कोई मसला बनता है, कोई उनका केस लगता है, तो वो सीधे जज से जाकर मिलते हैं और वो अपने हक में वो बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, हम वकील करते फिरें, पेशियों पे जाते रहें, ये करते, वो हल्का सा एक वकील कर लेते हैं जो सिर्फ जाता है वहाँ पर, उसने कोई वहाँ पर अपने उसकी वकालत नहीं करनी, कोई आर्गूमेंट कुछ भी नहीं होना वहाँ पे। तो वो उसने सीधा जाकर जज से मिलना है और जज को पैसे देने और अपना काम वो अपने हक में करवा देना। तो जब एक सिस्टम, एक निज़ाम, एक जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि जी एक इंसाफ आपको मिलेगा, तो कैसे इंसाफ मिलेगा कि जब जज ही यहाँ पर वो बिक जाते हैं और वो वकील करने की ज़रूरत ही नहीं, कि कोई बहस की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आपको पता है कि जो मर्जी हो जाए फैसला आपके हक में होना। अभी आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सोच चल रही है वो ये है कि जी ये काजी फाइज ईसा जो हमारे चीफ जस्टिस है, ये पीटीआई के खिलाफ है। ये देखें ना, एक सोच पहले से बता। और जो जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस मंसूर और बाकी लोग हैं वो पीटीआई के हक में है। ये कैसे आप फिर सोच सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ होगा जब आला अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों के बारे में एक मेरे जैसा बंदा जिसको कुछ भी अलग बे का नहीं पता इस लॉ का, और उसको ये पता है कि जो फैसला आएगा वो इमरान खान के हक में आएगा, क्योंकि पैनल के अंदर जो जज हैं उनकी सोच जो है वो प्रो पीटीआई है या वो एंटी पीटीआई। तो ये पहले से डिसाइड होता है कि भाई ये अगर जज फैसला करेगा तो ये इमरान खान के हक में करेगा, ये जज अगर फैसला करेगा तो ये इमरान खान के खिलाफ करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे, माजरत के साथ मेरे ऊपर कोई
ये तौहीन अदालत ना लग जाए, मेरी को बात जज साहब को बुरी ना लग जाए, लेकिन एक आम पाकिस्तानी भी ये जानता है कि जज साहब आपने क्या फैसला करना है, आपने किसके हक में फैसला करना, आपको कुछ केस के बारे में कुछ आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या होगा। आपने अपनी मर्जी से वो सारी चीज़ों को मैनेज करना और उसके बाद में जो फैसला देना है वो अपने पसंद के बंदे को देना, अपनी पसंद की पार्टी को देना, अपनी पसंद के जो लोग हैं उनके हक में फैसला करना। जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस ऐसे कर रहे हैं तो नीचे वाली जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर क्या होता होगा वो आप उसका खुद ही तस्वर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ के बारे में जो है अभिषेक सर वो ज़्यादा जानते होंगे कि वो लॉयर भी हैं और इन सारी चीज़ों के ऊपर उनकी गहरी नज़र है। नहीं, यहाँ जानने की बात नहीं है, मगर इंसाफ एक रूल है लॉ में कि जस्टिस शुड नॉट बी ओनली डन, इट शुड बी सीन ऑल्सो। तो अगर लोग महसूस नहीं कर रहे हैं कि न्याय हुआ है तो ये बहुत एक वो बहुत टफ सिचुएशन है। बट मैं इस पे नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उनसे जानना चाहता हूँ जो न्याय सिस्टम के उस तरफ है जो सिस्टम को नहीं जानते। तो अच्छा मुजफ्फर भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो एक ट्राइबल सिस्टम है कि फैमिली ने माफ कर दिया, ऐसे तो कोई भी पैसे वाला कुछ भी कर ले उसको हमेशा माफी मिलेगी। म्यूट है मुजफ्फर भाई। इसको जो इस्लामी लॉज के अंदर इसको दियत का कानून बोला जाता है कि आप जो है वो जो जिनके हाथ से कुछ जुर्म हुआ है, वो जो जिनके लोग बच्चा या कोई फैमिली का बंदा उससे कत्ल हो गया या उसकी जान चली गई, आप उससे राब्ता करते हैं, राब्ता करके उनको बोलते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दो। ये इस्लामी कानून है। इस्लामी कानून के अंदर वो फिर अगर वो एग्री करते हैं कि भाई हाँ हम एग्री कर रहे हैं, हमें इतना पैसा दे दो तो हम आपको माफ़ कर देंगे। ये दियत का कानून इसको बोलते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई एक केस ऐसा दिखा दे कि जहाँ पर जो मुद्दई है उसने आगे से बोला हो कि मैं नहीं माफ़ करता, मैं केस ही लड़ूंगा, मैं जो मर्जी हो जाए मैं आपको सज़ा दिलवा के रहूँगा। ऐसा एक दफ़ा भी नहीं हुआ, एक दफ़ा भी नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि पुलिस उल्टा उन लोगों को तंग करती है। पुलिस जाकर वो बोलती है कि अगर तुमने इसको माफ़ ना किया तो तुम्हारे खिलाफ झूठे केसेस बन जाएंगे। पुलिस पुलिस के पास 100 हरबे हैं। अगर वो बुलाएंगे, सबसे पहले तो वो आप लोगों को बुलाएंगे कि भाई आज आपकी पेशी है, आप आए, हमने उनको भी बुलाना, आपको सुबह से लेकर शाम तक बिठाए रखेंगे और जो दूसरी पार्टी वो आएगी नहीं। तो ये जब एक बंदा हफ्ते में जो वो पूरा पूरा हफ्ता जा रहा है, 10-10 15-15 दिन जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसको कमरे में बिठाए रखा जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि आप इंतजार करो, दूसरी पार्टी आएगी, फिर हम ये तफ्तीश होगी, सारा कुछ होगा। कब तक वो बंदा बर्दाश्त करेगा? उसके फैमिली के 2 लोग चले गए हैं, बाकी लोग वो उनको थाने में बुला के अगर आप उनकी पेशियां लेंगे, बजाय ये कि आप जो मुल्ज़िम है उसकी तफ्तीश करें, आप मुद्दइयों की तफ्तीश शुरू कर देते हैं। मैं अभी चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो एसी के ब्लास्ट के अंदर जो है जो गैस लीक हुई थी, उसके अंदर 9 लोगों की जान गई। 9 लोगों की जान गई। एक नया एसी, बिल्कुल ब्रांड न्यू टीसीएल कंपनी का एसी लगाया था और उसमें जो गैस भरी गई थी वो गैस जो है वो अच्छी नहीं थी। वो जो होती है कि एक जिसको शोला नहीं लगता या वो जलती नहीं है, वो उसकी बजाय ऐसी गैस डाल दी गई कि जो जिसकी वजह से वो कुछ स्पार्किंग हुई, उसकी वजह से ब्लास्ट हो गया और 9 लोग एक घर के चले गए। और जो बाकी एक जो उनका बचा था वो बाहर था, वो ये कह रहा है कि मैं जब मुझे रोज बुलाया जाता है थाने के अंदर और बुला के मुझे साइड पे बिठाया जाता है और कहा जाता है कि जी हाँ जी आपकी आपने हम आपको बुलाते हैं। कह रहा सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठा रहता हूँ। बंदे भी उसके मरे, बजाय ये कि वो कंपनी को बुलाया जाता, कंपनी के उनकी इंक्वायरी की जाती, इंक्वायरी उल्टी इनकी इसकी हो रही है कि जिसके घर के 9 अफराद चले गए। तो क्या फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि वो कहता कि मैंने अब जाना ही नहीं थाने में, मेरी तरफ से बस जो हो गया, मेरे घर के लोग चले गए, मुझे ये उल्टा पुलिस तंग कर रही है, बजाय ये कि वो कंपनी को बुलाए और उनको उनसे पूछताछ करे कि कैसी ऐसे गैस क्यों भरी जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई। तो यहाँ पर जो सिस्टम, मैंने पहले बताया कि सिस्टम जो है वो उनके हक में चला जाता है कि जो जुल्म करते हैं और मजलूम को वो प्रेशराइज करते हैं, उसको धमकियां देते हैं, उसको ऐसे तंग करेंगे तो वो लामहला वो कहता है कि चलो एक तो जान छूटे हमारी कि ये रोज रोज के थाने के चक्करों से हमारी जान छूटे, और दूसरा फिर वो शो ये करते हैं कि भाई ये देखे जी हमने ये पैसा दे दिया और उसकी वजह से हमारी जान छूट गई। एक ये यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि हमें इन लोगों के साथ
जो सिविल सोसाइटीज है या दीगर लोग हैं, उन लोगों को इनके साथ खड़े होने की जरूरत है, इनसे पूछने की जरूरत है कहीं तुम्हें कोई प्रेशर तो नहीं तुम्हारे ऊपर, कोई तुम्हें ज्यादा कोई तंग तो नहीं कर रहा, पुलिस तंग तो नहीं कर रही, या कोई और मामला तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा। तो ये हम बिल्कुल ही 2-3 दिन हम जो न्यूज के अंदर देखते हैं, ये खबरें भी चल रही होती, सोशल मीडिया के ऊपर भी हो रहा होता, लेकिन उसके बाद में हम बिल्कुल पूछना छोड़ देते हैं, और उसके बाद में असल काम जो पुलिस करती है वो प्रेशराइज करके अपने हक में वो उस बंदे से बयान दिलवा लेती है, और वो जो जो कातिल होते हैं वो अब देखिएगा 1-2 दिन बाद वही लड़की दोबारा उसी गाड़ी में बैठेगी, और आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं और आप उसकी तस्वीरें भी देखेंगे कि वो बड़े फखरी अंदाज में कोई ना कोई सोशल मीडिया पे अपलोड करेगी, देखें मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लिया। तो पाकिस्तान के अंदर जो जालिम है वो उसको खुली छूट है, वो जो मर्जी कर ले और वो दंदनाता फिर रहा, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। जी मुजफ्फर भाई, रोहित दादा, भारत में ये एक बड़ा डिमांड होता है कि शरिया लॉ जो है वो जस्टिस है और वो जो है वो लग जाएगा तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, इंडियन लॉ ठीक नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे मुजफ्फर भाई? तो बता रहे हैं कि कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट करके और शरिया लॉ को यूज करके न्याय को कुचल दिया जाता है। देखिए एक चीज, इसमें एक चीज और है, अगर फ्री प्रेस नहीं होगी पाकिस्तान में, इंडिया में फ्री प्रेस है, पाकिस्तान में प्रेस पे इतनी इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतनी बुरी तरह से प्रेस को दबाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, रूलर्स नहीं चाहते, आर्मी नहीं चाहते कि फ्री प्रेस हो, क्योंकि उनके खिलाफ भी छपेगी। फ्री प्रेस होगी तो ये जैसे ये लोगों को दबाया जा रहा है, जैसे ये लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये नहीं परेशान हो सकते। 5-6 दिन तक इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च होगी, एफआईआर लॉन्च होने के बाद आपको आप जेल में अंदर डाल देते हो और कागज अपने तैयार होते हैं और सीधे वहां चले जाते हैं। ये माफी का केस, माफी नहीं होती भाई, माफी नहीं होती। ये पुराना 1000-1500 साल पुराना कानून पाकिस्तान आज भी क्यों यूज कर रहा है, ये भी नहीं समझ में आता। क्यों नहीं यूज कर रहा है? एक मिनट लूंगा। देखिए ऐसा है कि भारतीय सिस्टम में भी एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो ये कहा जाता है कि यदि दोनों पार्टियां कोर्ट के बाहर अगर आपस में सुलह करना चाहती है तो कर लें। ये आज भी है हर सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में। ये रोहित दादा क्या प्रॉब्लम हुई है या मुजफ्फर जी हमारे यहाँ मैं गायब हो गया हूँ? आप म्यूट है मुझे। अच्छा आपकी आवाज तो आ रही है जी, रोहित सर की तरफ से प्रॉब्लम हुई है। हाँ नहीं वो पता नहीं क्या हो गया था। हाँ मैं ये कंपाउंडेबल ऑफेंस ठीक है, अरे मर्डर थोड़ी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग थोड़ी, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थोड़ी है, ये कंपाउंडेबल नहीं। मैं ये चेक कर रहा था चूंकि हमारे यहाँ मर्डर और ये जो आज का 106 है बीएनएस का और पिछले वाले का 304A एक्ट है। अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन जहां तक मैंने अभी देखा, बिकॉज मुझे वो शेड्यूल देखना पड़ेगा सीआरपीसी में, मगर उसमें अभी तक ये आ रहा है कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ मर्डर तो पहले भी कंपाउंडेबल नहीं था। मर्डर तो नहीं था, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की, क्योंकि लड़की ने मर्डर नहीं किया, कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया, ऑल शी हैज कमिटेड इज रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। जी तो अच्छा, नेग्लिजेंट ड्राइविंग और भी डेंजरस करती है अब भारत न्याय संहिता में, बीएनएस में। हाँ, उसमें आज की डेट में 7 साल की पनिशमेंट है यदि आपने रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइव की, और अगर आप बिना बताए भाग गए उस जगह से तो फिर वो 10 साल की। हिट एंड रन तो और डेंजरस है। ठीक है, अब जहां तक बात नहीं, हिट एंड रन में एक्चुअली क्या होता है कि और जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सुन लें, हिट एंड रन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे लोग आपको पीटेंगे, पीट के मार देंगे या आपके साथ कोई अभद्रता होगी, वहां पे आपका एक्सीडेंट हो गया, आप वहां से गाड़ी निकाल के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाएं। अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर देते कि जी वहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहां लोग मुझे मार देते, मैं यहाँ आ गया, तो आप हिट एंड रन में काउंट नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, आप हिट एंड रन में तब काउंट नहीं होते जब आपसे हिट हो गया कोई, आपने उस आदमी को उठाया और हॉस्पिटल ले गए, जरा सी भी मदद की है, उतर के आपने हेल्प किया, तो आप हिट एंड रन में काउंट नहीं होते। तो ये चीजें समझनी चाहिए। आप वहां से गाड़ी रोकें, और अगर लोग अगर आपके साथ मारपीट करना चाहें तो फिर आपको भागना पड़ेगा, वहां से भाग करके आप वहां पहुंच जाइए, कोर्ट नियरेस्ट थाने में पहुंच जाइए, वो आपको कोई और थाना मिल रहा है उसमें पहुंच जाइए। नियरेस्ट जरूरी नहीं है नियरेस्ट ढूंढने, क्योंकि नियरेस्ट ढूंढने के चक्कर में कुछ आपका पीछा कर रहे हो लोग, तो आप कहां से करोगे? कोई और थाने में पहुंच जाइए, किसी भी थाने में जाके आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन
ये सब कभी भी कंपाउंडेबल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो केसेस हैं ये गवर्नमेंट लड़ती है, स्टेट का केस होता है ये, इसलिए कह रहे नहीं ये सारी चीजें या ज्यादा सारे क्रिमिनल मैटर स्टेट ही लड़ता है, उसमें कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, कुछ नहीं है, बात आपकी सही। अब आगे बताइए। राइट, तो दैट्स द थिंग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो 1500 साल पुराना कानून गवर्नमेंट ने रखना क्यों है? अगर वैसे तो बहुत वो बोलती है, पाकिस्तान बोलता है कि हम डेवलप करना चाहते हैं, हम मॉडर्न बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, मॉडर्न बनना चाहते हैं, आप लेटेस्ट काम करना चाहते हैं, फिर आप क्यों उसको बोल रहे हो कि मैं फिर से टोकूंगा, क्षमा चाहूंगा दादा, मगर मैंने तो किसी को नहीं सुना, सभी कहते हैं हम इस्लामिक वो बनना चाहते हैं और निजाम मुस्तफा चाहते हैं। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि हम मॉडर्न और डेवलप होना चाहते हैं। नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी बोल चुके हैं कि हमें डेवलप करना है, हमें ये करना है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात वो कर रहे हैं, सोशल और जुडिशियल डेवलपमेंट की बात थोड़ी कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप के साथ सोशल डेवलपमेंट लाएगी? आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। अरे भाई वो तो हमारी आप कह रहे हैं, पर वो ये नहीं कह रहे। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो लेडीज काम करेंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो 3 शिफ्ट में काम होगा। वो आपको चपका देंगे कि यूएई में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कतर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बहरीन में है, वहां लेडीज काम करती हैं। कहाँ है आप? क्या यूएई में इंडिया से ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी है यूएई? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? बाहर वालों के लिए ना, यूएई की जो अपनी महिलाएं हैं उनके लिए। आप सऊदीया में चले जाएं, आप कतर में चले जाएं। मेरी एक दोस्त थी, वो उसमें थी, कतर एयरवेज में काम करती थी, नेपाली थी। वो बताती थी जो कतर एयरवेज ने उसको घर दिया था दोहा में, उसमें शाम के 5 बजे के बाद कोई आ ही नहीं सकता था मर्द। अरे वो ठीक है, वो 3-4 के रूल है। कतर जो है, कतर तो पैसे उस पे है। यूएई मैं बोल रहा हूँ, कतर कोई ऐसा बहुत बड़ी वो मतलब कोई डेवलप्ड इकोनॉमीज में नहीं आ रही है। द रीजन अरे भैया, दुनिया की रिचेस्ट इकोनॉमी, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई दादा? अरे यार, तेल का पैसा है, वाइब्रेंट इकोनॉमी नहीं है। नाउ यू आर टॉकिंग, बात पूरे के पूरे अरबी वर्ल्ड में वो तेल का पैसा, इकोनॉमिक्स नहीं है वो। नहीं, यूएई का जो इकोनॉमी है वो अपने दूसरी चीजों पे भी चलती है। शॉपिंग, उनकी शॉपिंग है, उनका बहुत सारी चीजें हो रही है, बिजनेस है। वो दोहा में भी है। दोहा में तेल का परसेंटेज देखिए आप, इकोनॉमी की कितना तेल का है। यूएई का 80% इकोनॉमी है, 70% इकोनॉमी तेल से बाहर है। तो उनकी जो डेवलपमेंट है, उनका बिजनेस, वो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वहां पर लेडीज भी जॉब करती है। मेरी फ्रेंड्स जो जॉब कर रही हैं और अच्छी जॉब कर रही हैं, राइट। तो ये चीजें हैं, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन सऊदी अरेबिया ने अब शुरू कर दिया है, लेडीज ड्राइव कर रही है वहां पे। लेडीज के लिए कितनी फैसिलिटीज आ गई है, देखिए आप, कितना मिल गया। पाकिस्तान में बुरी हालत है ये तो। अब पाकिस्तान, लेकिन अच्छा, ये चीज कि शरीयत में तो इंटरेस्ट लेना भी अलाउड नहीं है ना, तो कैसे इंटरेस्ट ले रहा है भाई पाकिस्तान? शरिया अगर है तो पूरी शरिया मानो, नहीं तो आधी भी मत मानो। ये भी एक देखने वाली बात है, बहुत बहुत कुछ है उसमें। चलिए ठीक है, एनीवेज जो कुछ भी है, मुजफ्फर भाई हमारे साथ है, वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ शरिया मानी जाती है और कहाँ कहाँ नहीं मानी जाती। जी मुजफ्फर जी, आपका लास्ट ये वो कि आप कैसे देखते हैं इसको, और क्या डेवलपमेंट या क्या फीलिंग है आज एक नॉर्मल पाकिस्तानी की, जब वो लड़की जो है विक्ट्री का साइन लहराते हुए कोर्ट से बाहर आई। और ये भी है कि जो मर गया उसके घर वालों को तो पैसा मिल ही गया, तो न्याय तो हो ही गया ना। देखिए, बात तो फिर वही है कि अगर तो उनकी इसमें रजामंदी शामिल थी कि जी उन्होंने अपनी खुशी के साथ वो जो पैसे लिए, तब तो हम माने। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ पर प्रेशराइज किया जाता है, यहाँ पर मजबूर किया जाता है कि भाई आप सुलह करें और आप हमें लिख के दें और आपको हम पैसे देंगे, वरना फिर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाए। या तो आप डेली बेसिस पे आपकी पेशियां होगी, या आपके खिलाफ कोई झूठे केसेस बनेंगे, या और जो है आपके खिलाफ यहाँ पर काम होगा। तो ये मुख्तलिफ हमने लोगों की मिसालें देखी हैं कि उनको आखिरकार सुलह करनी पड़ती है। ऐसे जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, बाअसर लोग हैं, अगर वो आपके मुकाबले में है तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। तो यही हुआ इस केस के अंदर भी। बाकी जो रोहित सर बात कर रहे हैं कि जी यहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जी यहाँ पर हम मॉडर्न हो जाएं या हम दुनिया के साथ जिस तरीके से, तो ये ऐसी बात नहीं है।
पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर शरिया लॉ हो, यहाँ पर इस्लामी कानून हो, यहाँ पर ये सारी चीजें वो चाहते हैं कि ये हम जो सारे के सारे मुल्क के अंदर जो जैसे तालिबान ने वहां पर किया ऐसे ही यहाँ पर हो। तो हमें इंटरनेशनल जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर या और जो कुछ चीजें हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ नहीं हो रहा, वरना अगर आज ही हमारे पास जो है वो अच्छा खासा पैसा हो, हमारी इकोनॉमी ठीक हो, सारा कुछ हो, तो यहाँ पर अगले दिन ही इस्लामी कानून के लिए जो तहरीक पेश हो जाएगी जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर। तो कुछ इलाके ऐसे भी है जैसे फाटा का इलाका है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर तो अभी भी जो वो अदालतें जो लगती हैं काजी की, और वहां पर जो इस्लामी कानून के तहत फैसला होता है वो जाते ही नहीं, कोर्ट के अंदर जाते ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे जो रूरल एरियाज हैं वहां पर पंचायत सिस्टम बनाया गया है कि वो पंचायत जो है वो फैसला करती है। और उसके अंदर हमने ये देखा है कि वो वनी के केसेस, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो वनी के केसेस होते हैं कि अगर किसी ने लव मैरिज कर ली है और वो उनके जो घर वाले हैं, लड़की के घर वाले हैं, वो पंचायत में चले जाएं कि जी हमारी लड़की के साथ ये देखिए शादी कर ली है, तो वो फिर उसके जवाब में 2 या 3 लड़कियों की शादी उनको करनी पड़ती है, अपनी लड़कियां देनी पड़ती हैं लड़के वालों को। यानी कि लड़के वाले अपनी 2 या 3 लड़कियां उसके बदले में देंगे कि हाँ जी ये हमारी बच्ची, वो चाहे वो 70 साल किसी के साथ शादी करनी पड़े या 80 साल किसी के साथ करनी पड़े। तो ये अभी भी ये काम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आगे बढ़ने के सोच रहे हैं, पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़े, हम नहीं सोच रहे आगे बढ़ने के लिए, हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। हम ये चाह रहे हैं कि हम जहाँ पर हैं वहीं पर रहें या उससे भी पीछे चले जाएं। तो ये काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर जो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन वो मीडिया के ऊपर नहीं आते, उनको छुपा दिया जाता है। उनको ये एक कारी का कानून है यहाँ पर, आपको पता होगा, कारी का कानून है कि उसमें भी ये ऐसे ही है कि अगर आप लड़की और लड़के ने अपनी पसंद की शादी कर ली है तो फिर वो मार दिया जाता है, लड़की को मार दिया जाता है। यहाँ पर वो पंचायत फैसला करती है। मैं ऐसा एक वाकया मेरे अपनी नज़र के सामने ऐसे हुआ है कि एक लड़की ने अपनी पसंद की शादी कर ली, वो घर से भाग के दोनों ने शादी कर ली, वो किसी तरीके से वो घर वाले लेके आए और उस लड़की को वहाँ पर मजबूर किया गया कि आप ये जहर पियो, और उसने जहर पिया। उसके लड़की के बाप ने, लड़की के चचा ने, लड़की की माँ ने उसको जहर पिलाया और वो मर गई। तो कैसे फिर ये, मैं कैसे मान जाऊं कि ये पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल आज़ादी हो, हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने के लिए हर किस्म की आज़ादी होनी चाहिए। हमारी सोच नहीं बदली। पाकिस्तानी, माजरत के साथ, ये पाकिस्तानी अगर कोई देख रहे मेरी बात उनको बुरी लगेगी, हमारी सोच नहीं बदली। हम नहीं चाहते, हम कुछ चीज़ ऐसी सुनना नहीं चाहते कि जो हमारे माइंड में है उसके ऊपर अगर कोई तनकीद करेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये हमारे ऊपर तनकीद क्यों कर रहा है। हम अभी भी वो उसी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं और पत्थर के ज़माने के कानून चाहते हैं कि यहाँ पर वही कानून हो कि जो ये समझें कि यहाँ पर मेरी मर्जी चलनी चाहिए, जो मैं चाहूँ वो ही हो, और जो कानून चाहता है या जो इंसाफ यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है वो चीज़ें पाकिस्तानी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर जो है वो इंसाफ का कानून हो, सबके लिए एक यकसा निज़ाम हो, एक सिस्टम हो जिसमें गरीब और अमीर एक साथ हों। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं। जिसका जहाँ पर जोर लगता है वो लगाता है, वो नहीं देखता कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो दूसरे बंदे को कुचल के रख देगा। उसको पता है कि मैं अगर किसी को मार भी दूंगा तो मुझे बचाने के लिए ये निज़ाम हरकत में आ जाएगा। तो ये चीज़ें अभी भी नहीं बदली, पाकिस्तान अभी भी नहीं बदला, और आइंदा भी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आने वाले कोई 10, 15, 20 साल के अंदर इसमें कोई तब्दीली आएगी। रोहित दादा, मुजफ्फर भाई ने तो एकदम आंखें ही खोल दी, बड़ा जबरदस्त उन्होंने बात बोला है। आपके क्लोजिंग रिमार्क के साथ इसको समाप्त करना चाहूंगा। नहीं, मैंने भी ये देखा है, एक केस था बहुत बड़ा, मुख्तार माई केस। उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ये था कि उसका भाई, मुख्तार माई का भाई किसी लड़की के साथ भाग गया, और उसके बाद वहां की पंचायत ने या वहां के अपने लोकल्स ने बोला कि मुख्तार माई के साथ गैंगरेप कर दिया जाए, और कर दिया गया। मुख्तार माई, अच्छा, एंड देन मुख्तार माई का केस बहुत उछला तो सही, चलो। उछलने के बाद क्या हुआ, मुख्तार माई को सजा दी गई। उसके बाद मुशर्रफ ने बोला कि इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, गेट योरसेल्फ रेप्ड एंड गो अब्रॉड।
बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट था। अगर प्रेसिडेंट ऐसे बोलेगा तो फिर गैंग रेप विक्टिम को कैसे मिलेगा सजा, या कैसे मिलेगा इंसाफ? तो पाकिस्तानी सोसाइटी इसको रिफॉर्म करने की कोशिश भी नहीं की गई। इसको प्रोलेटेरिएट्स के एंगल से बनाया गया, इसको इस एंगल से बनाया गया कि बुर्जुआजी रूल करे, इसको इस एंगल से बनाया गया कि वो वडेरे रूल करें, और वो बनता चला गया और वो उसमें दलदल में फंसता चला गया। कौम आमल हम इंडिया के लिए रोते हैं कि इंडिया में जस्टिस सिस्टम जो है वो इतना डिले हो जाता है कि आम आदमी को जस्टिस नहीं मिल पाता, जबकि इंडिया के जस्टिस सिस्टम वर्ल्ड के सबसे अच्छे जस्टिस सिस्टम्स में से आता है। तो ये सोचिए कि पाकिस्तान की क्या हालत है, कितने साल बाद या कितने टाइम बाद जजमेंट मिलता होगा, या किसको मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, ये हालत। तो ये सब कुछ देखने वाली बात है। पाकिस्तान को अपने जस्टिस सिस्टम को बहुत चेंज करना बाकी है, बहुत चेंज करना बाकी है, तभी कुछ हो पाएगा। सर कई ऐसे लोग हैं जिनको मौत की सजा हो गई, उनको फांसी हो गई, उनको फांसी दे दी गई, उसके बाद में दोबारा रिव्यू में उसकी जब पिटीशन लगी हुई थी तो अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया। जब पता चला वो कह रहे कि जी इस बंदे को तो 5 साल हो गए, फांसी दे दी गई। कैसे, कैसा इंसाफ है ये? अब बताएं ना कि एक बंदा जो जिसने गुनाह किया ही नहीं, जिसने जुर्म किया ही नहीं, अदालत जब दोबारा रिव्यू में उसकी पिटीशन लगी, कितने सालों बाद वो अदालत फैसला कर रही है कि जी ये बंदा जो है वो इसने कोई जुर्म नहीं किया, लिहाजा इसको जो है बाइज्जत बरी किया जाए, और जब पता किया वो बंदे को फांसी दी गई, इतने साल हो गए। तो ये कौन से आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, कौन से निज़ाम की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना अंधेर नगरी और चौपड़ राजा, ये यहाँ पर वो सिस्टम है कि भाई ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या कहें इसके बारे में? मायूसी है। कहते हैं ना हम इस्लाम के अंदर कहते हैं कि जी मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है, मायूसी ये है, मायूसी वो है। तो यहाँ पर तो कोई एक उम्मीद की एक किरण नजर आ रही हो ना, कि दूर कहीं एक दिया जल रहा है, उसकी आपको लाइट पहुंच रही है और आप देख रहे हैं कि जी ये, हमें तो वो भी नहीं नजर आ रही कि यहाँ पर जो हमारे निज़ाम है, सिस्टम है, वो इस तरह का है कि आम जो बंदा है वो उसको कोई उम्मीद, कोई होप नजर ही नहीं आ रही कहीं से भी, कि वो होता है कि जी ये लोगों को इंसाफ चले, और कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें रोटी नहीं मिल रही, हमें कपड़ा नहीं मिल रहा, हमें कुछ और इस तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा, चले कम से कम इंसाफ तो मिल रहा है ना। मेरे ऊपर कोई जुल्म करता है, मैं अगर अदालत में जाऊं तो मुझे फौरी इंसाफ मिले। ये भी नहीं है यहाँ पर कि आपके केसेस जो है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो प्रॉपर्टी के केसेस उनके चल रहे हैं, उनको दादे के ज़माने से चल रहे, दादा मर गया, उसके बाद बाप मर गया, अब वो जो पोता है वो अभी अदालतों में धक्के खा रहा, पेशियां भुगत रहा है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। आप देख लेना कि 3 नस्लें जो है वो केसेस में ज़ाया हो गई। पता नहीं ये जज क्या करके आ रहे हैं कि ये इनको, अगर यहाँ पर इमरान खान आज ये यहाँ पर वो पिटीशन दायर करता है तो उसी रात को वहाँ पर अदालत जज सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उस पर सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने इस पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला करना है। और ये इंसान नहीं है कि जिनके इतने मसाइल है, इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा है और उनकी 3-3 नस्लें ज़ाया हो गई, उस बारे में ये सोचते ही नहीं। लाखों केसेस ऐसे हैं जो हमारी कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़े हैं और उनको देखा नहीं जा रहा। और वो जज, मैं ऐसे कई जजेस को जानता हूँ कि जो आते हैं सुबह ड्यूटी पे, जब आते हैं वो आते ही वो आधा घंटा बैठे और अपने वो अंदर कमरे में चले गए, वहां पर जाकर गप्पे लगाते रहते, बैठे रहते, चाय पीते रहते हैं, फिर शाम को फिर आधे घंटे के लिए आते। कितने केस सुन लेगा आधे घंटे में या 1 घंटे में वो? तो देखे ना ये क्या कर रहे हैं, अपने अपनी ये जॉब के साथ इंसाफ कर रहे हैं। इनको चाहिए कि डेली बेसिस पे इनको टारगेट हो गया, आपने इतने जो आपने केसेस सुनने करने ही करे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो 2, 3, 4, 5 केसेस होते हैं, अगली पेशी डालते हैं, फिर चले जाते हैं। ये तो यहाँ पर हालत है। तो फिर 136, मैं तो कहता हूँ 136 नंबर नहीं, पाकिस्तान का तो एंड वाला नंबर होना चाहिए। 170 या 72 जितने मुल्क हैं दुनिया के, सबसे एंड में हमारी जो जुडिशरी उतना नंबर होना चाहिए। क्या इनके ऊपर बात करेंगे तो ये हमें उठाकर अंदर फेंक देंगे, ये हाँ जी तुमने हमारे खिलाफ बात क्यों की। ये बादशाह सलामत है हमारे यहाँ पर बैठे हुए, एक काम नहीं करना इन्होंने, इंसाफ नहीं देना, और ऊपर से अपने ऊपर बात भी नहीं सुनने करने देते ये लोग। क्या करें ये? सही बात, राइट। A very grim picture indeed. Nevertheless, मुजफ्फर भाई, आप तो जो बोलते हैं, जैसा मैंने कहा, काफ़ी चुभने वाली बातें होती हैं किसी भी समाज में, मगर जो लोग मुजफ्फर भाई को सुनते हैं और अगर उनके अंदर बुद्धि है, विवेक है, दिमाग है,
तो उनको समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, और इनका जो दुख है वो अपना नहीं है, ये दूसरों के दुख की बात कर रहे हैं, ये आपकी कमियां नहीं बता रहे, ये जो उनका दुख है वो बता रहे, और कमियों को छुपा लेने से दर्द नहीं कम हो जाते समाज में। तो मुजफ्फर भाई आपके हीरो हैं, हमारे हीरो हैं, सत्य बोलते हैं, आपको बात कड़वी लग सकती है, मगर जो सत्य है उसकी तो सबसे बात यही खराब है कि जो सच है वो बड़ा चुभता है और झूठ बड़ा प्यारा लगता है। तो एज आई सेड कि मुजफ्फर भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज बहुत कुछ उन्होंने जो बोला बेबाकी से बोला। भारत में भी है जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारे प्रश्न किए जा सकते हैं, मगर मैं रोहित दादा से सहमत हूँ कि बाय एंड लार्ज भारत की जुडिशियल सिस्टम फेयर है, वो जस्टिस देती है। आप इन्फ्लुएंस उनको जनरली नहीं कर सकते, और वो बड़े से बड़े, एक समय था जब हमारे यहाँ जुडिशरी में लोगों जो ये मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद जैसे लोग थे जो गोलियां मार देते थे, या कुछ और भी लोग थे जो गोलियां मार करके और विटनेसेस को पहुंचने नहीं देते थे अदालत तक। मगर जो जब सिस्टम चेंज हुआ, जब इस तरीके की वारदातें कम हुई, तो भारतीय जो हमारे जुडिशरी हैं, जो लोअर जुडिशरी है, उसने बहुत सुंदर फैसले दिए, और बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो उनकी की तूती बोती थी उनको भी जेल का रास्ता दिखाया है। आशा करते हैं ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में होगा। डॉक्टर साहब एक 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 मेरी बात एंड में मैं ये चाहता हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी, एज आपका ये समझे कि दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते, इंडिया का जो नंबर है जुडिशरी में वो भी इतना अच्छा नहीं है। वो भी अगर देखा जाए मेरे ख्याल में 80 या 70 के दरमियान में है। तो कितने मुल्क ऐसे हैं जो हमसे बेहतर हैं, कितने मुल्क हैं जो हमसे वो रीजन है उसका रीजन ये है कि हमारा जो कानून पहले था आईपीसी इंडियन पीनल कोड, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, और उसमें ये कुछ ऐसे प्रोविजंस थे कि वो अंग्रेजों को आसानी देते थे, ठीक है, जैसे कि है ना। दादा इसको मैं हैंडल कर लेता हूँ। देखिए ऐसा है कि ये जो पहली बात की क्या पैरामीटर्स इन्होंने दिए हैं, होता ये है कि जो न्याय व्यवस्था होती है उसमें कई तरीके के मुकदमे होते हैं। जैसे किसी के बिजली का मुकदमा चल रहा है, फूड एडल्ट्रेशन का मुकदमा चल रहा है, उसके प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, उसकी शादी का मैटर का चल रहा है, उसके 50 मैटर होते हैं, किसी का बिजनेस का मैटर चल रहा है। तो वन ऑफ द रीजंस कि आप अब वो क्राइटेरिया जिसने भी ये बनाया है, मैं बात जुडिशियल इंडिपेंडेंस की कर रहा था। अब इस क्राइटेरिया में अगर ये है कि जुडिशियल डिस्पोजिशन, एक समय एक केस को कितना समय लग रहा है निकलने में, ये सारी चीजें देखी जाएं, 1 लाख पे कितने जज हैं पॉपुलेशन में, अगर इस सब तरीके से देखिएगा तो इंडिया बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स में जुडिशरी में उतना जजेस को एम्प्लॉय ही नहीं कर पाती जो गवर्नमेंट है। मगर अगर आप इंडिपेंडेंस एंड फेयरनेस का क्राइटेरिया बनाएगा, इंडिया टॉप 5 में होगा, इसको मैं ताल ठोक करके कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। नॉन पॉलिटिकल मैटर्स में इंडिया ताल ठोक करके टॉप 5 से टॉप 10 में आएगा। उसका रीजन है कि जो जजेस हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, जो हमारी लोअर जुडिशरी है वो ऑनेस्ट होती है, और वो जनरली झुकते नहीं है। कुछ पॉलिटिकल फैसले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे हो जाए एक दो तो बात अलग है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ एक मुकदमा हुआ था, एडीएम जबलपुर के नाम से जाना जाता है, जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, तो कहा जाता है कि बहुत बुरा जजमेंट दिया था, गवर्नमेंट के सामने झुक गई थी जो जुडिशरी है, लेकिन बाद में उसको फिर ठीक किया गया। तो वो कई तरीके के मैटर, खाली क्रिमिनल नहीं होता मैटर, खाली वो नहीं होता, कई तरीके के मैटर्स हैं, कमर्शियल हैं, ट्राइब्यूनल हैं, बहुत सारी चीजें। तो उसको लेकर के चूंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और जुडिशियल आर्किटेक्चर उसको वो नहीं कर सकता, इसलिए हमारी रैंकिंग ऊपर नीचे। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्राइटेरिया लीजिएगा तो आई कैन अश्योर यू इंडिया इज इन टॉप 10। जी दादा आप बताएं। आप ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहता था, थैंक्स, इतना ही बोलना चाहता था जी। सो आप दोनों लोग का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और मेरे चैनल पे आए। और दर्शकों से भी मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मुजफ्फर भाई के परफेक्ट रिएक्शन 1 लाख पे पहुंचने वाला है, जल्दी उनको पहुंचाइए 1 लाख पे। रोहित दादा 1.5 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं, उनको 1.5 लाख पे जल्दी पहुंचाइए। आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है जो हमें मजबूती प्रदान करता है इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए फ्री एंड फेयर। मुजफ्फर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, रोहित दादा बहुत बहुत धन्यवाद।